हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स। और आज हम आ जाते हैं अपने लास्ट लेक्चर पर सितंबर मंथ के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो नहीं तो अदरवाइज़ फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। फिर होता है कि भाई हम क्यों किसी के लिए इतनी मेहनत करें जब कोई हमें अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता है। तो ठीक है, क्योंकि अप्रिशिएशन तो सबके लिए ज़रूरी है ना। तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। सबसे पहले है इट वाज इनिशियली सेटअप इन द ईयर 1978 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट बिफोर बीइंग अकॉर्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1992। तो याद रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, सबसे पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सेटअप नहीं की गई थी। सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन क्रिएट की गई थी। कैसे? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ये क्रिएट की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 1992 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। कौन सा? इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। कौन से? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट उस टाइम पे आया था, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ही आई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सेकंड है इट इज हेडेड बाय चेयरपर्सन हु इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। तो इसमें बोल रखा है कि ये जो है इनको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनको है ना, इनके एक चेयरपर्सन होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक इनके चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, प्लस में इसके 5 मेंबर्स और होते हैं। ठीक है, ये जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, मतलब जो चेयरपर्सन है, इन्हीं सारे मेंबर्स में से कोई एक, मतलब जब भी मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली उनको नॉमिनेट करती है। कौन करती है इनको? मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, जो भी मेंबर्स ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी, इंटीग्रिटी के होते हैं माइनॉरिटी से, कम्युनिटी से, उनको मेनली सिलेक्ट किया जाता है। और इनका टेन्योर मेनली कितना होता है? 3 ईयर्स का होता है। कितना होता है इनका टेन्योर? 3 ईयर्स का होता है। और एक और चीज़ याद रखना, तो ये ऐसा नहीं है कि यही होते हैं, इन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को इनका मतलब चेयरपर्सन बना दिया जाता है। तो दोनों ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट तो भाई एक भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। देख याद रखना, 1993 में 5 कम्युनिटीज़ को क्या दिया गया? हमारे 5 कम्युनिटीज़ को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का स्टेटस दे दिया गया। वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी? 5 कहाँ? एक तो मुस्लिम्स। ठीक है, सबसे पहले दिया गया मुस्लिम्स को, उसके बाद दिया गया क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरोस्ट्रियंस। ठीक है, ये 5 कम्युनिटीज जिनको क्या दिया गया? वो स्टेटस दिया गया, माइनॉरिटीज का स्टेटस। अब आप बोलोगे तो जेंट्स को भी मिला हुआ है, आपने जेंट्स तो नहीं बताया। इसको जेंट्स को जो माइनॉरिटी स्टेटस मिला है वो मिला है 2014 में। ठीक है, याद रखना 2014 में जेंट्स को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये माइनॉरिटीज़ हमारे में कौन कौन सी है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 के अकॉर्डिंग इसको स्टैट्यूटरी बना दिया गया, नहीं तो पहले कौन सा था? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से इसको पास किया गया था। ठीक है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर सबको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी मेंबर्स होते हैं एमिनेंस, एबिलिटी और इंटीग्रिटी के। तो टेन्योर होता है इनका 3 ईयर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 हो जाता है कंप्लीट। आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। और का क्या है? ठीक है, ये और का क्या है? तो याद रखना और का क्या है, एक मतलब एक आइसलैंड में एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? आइसलैंड में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा? डायरेक्ट एयर से CO2 को मतलब क्या किया जाएगा? पुल किया जाएगा और ग्राउंड के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी है ये। तो बस यही है, 4000 टन CO2 पर ईयर। 4000 टन CO2 पर ईयर क्या करेगी ये? मतलब एब्जॉर्ब करेगी और अर्थ के अंदर डाल देगी। इतना तो जो CO2 है ना, हम 4 सेकेंड में मतलब प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये तो इतना मतलब स्लो है, लेकिन फिर भी कुछ तो कम होगा, वही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। हमें ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम है, ये कब आई थी? 2019 में आई थी। कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेके आई थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसको लेके आई थी। ठीक है, मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है किसको? मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है मेनली किसको? याद रखना, इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट को, ताकि जो भी मतलब हायर फ्रेट कॉस्ट है, जो भी इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स जो फेस करते हैं, ताकि उनको इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान ना हो। तो इसने बोला है कि इट एम्स टू प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपोनेंट। याद रखना, डोमेस्टिक कंपोनेंट को ये वो नहीं करते हैं।
तो ये मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देते हैं, इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्राइट को, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो हो सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, तो अभी मैंने बताया कौन सी मिनिस्ट्री, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। ठीक है, अभी इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवेलेबल कर दिया गया है और रेट ऑफ असिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। देखो रेट ऑफ असिस्टेंस बढ़ा दिया गया, पहले 50% एक्सपोर्ट्स के लिए था सी से, मतलब पहले क्या, अभी क्या कर दिया गया है, सी से तो 50% आपको वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और 100% असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो ये कुछ असिस्टेंस के बारे में है, तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 79 पे। हमें बताना है कि इंडिया की पहली ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत ही अच्छे से एनवायरनमेंट में मैं बता चुकी हूँ, ड्यूगोंग का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ बना है, तो याद रखना ये नया है, ये पाक बे में बना है। कहाँ पे बना है, ड्यूगोंग पाक बे नाम से ये एक मतलब वो बना है क्या, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, याद रखना कंजर्वेशन रिजर्व बना है, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। याद रखना इसको, डुगोंग को क्या बोला जाता है, सी काओ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डुगोंग को सी काओ भी बोला जाता है। केवल ये क्या है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। कौन सा है, तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है ये। उसके अलावा बात करें कौन सा ऑर्डर से बिलोंग करता है, साइरेनिया ऑर्डर से। ठीक है, साइरेनिया ऑर्डर से ये मेनली बिलोंग करती है। हर्बीवोरस मैमल है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, ये हर्बीवोरस मैमल है, ये हर्बीवोरस मैमल है। इसके अलावा मेनली एक्सक्लूसिवली कहाँ पे रहती है, ये सी में ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, IUCN में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, क्या है इसका IUCN में स्टेटस है, वल्नरेबल। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका स्टेटस है शेड्यूल 1 में आती है, और साइट्स में इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस वो है अपेंडिक्स 1 में आती है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटस आपको याद रखने हैं। IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1, और साइट्स में अपेंडिक्स 1। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन स्टेटस, इसको क्या क्या बोलते हैं, मेनली कहाँ पे रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हमें बताना है ड्यूगोंग के बारे में, फिर से आ गया। ठीक है, ड्यूगोंग के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इज़ ओनली हर्बीवोरस मैमल दैट स्ट्रिक्टली मैराइन, बिल्कुल ये ओनली हर्बीवोरस मैमल है जो स्ट्रिक्टली मैराइन है। सेकेंड इट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स बट इज एब्सेंट इन पोलर। अभी देखो ये मेनली कहाँ पे रहता है, याद रखना इक्वेटोरियल वाटर्स में मेनली रहती है ये। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेनली इंडो पैसिफिक रीजन में ये मेनली रहती है, ट्रॉपिकल वाटर्स में रहती है, और ज़्यादा जगह ये नहीं रहती है। थर्ड है इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। टोकनाइजेशन क्या, देखो अभी रिसेंटली टोकनाइजेशन है ताकि बैंक फ्रॉड्स को कम किया जा सके, साइबर सिक्योरिटी लाई जा सके, मेनली बैंक कार्ड्स के लिए, कि बैंक के कार्ड्स जो आपको दिए जाते हैं उसका नंबर आपको ना बताना पड़े, मेन उसकी जगह, उस नंबर की जगह आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, वो सिक्योर रखा जाएगा, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और उनके टोटल ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रीब्यूशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम। ठीक है, ऐसे बताना है, पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम वाले ऐसे होते जाने चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन करता होगा, आप खुद बताओ, सबसे ज़्यादा कौन करता है, CO2। सबसे ज़्यादा कौन करता है, CO2, और इसमें सबसे कम कौन सा करता होगा, CFC। ठीक है, इसमें सबसे कम कौन सा करता होगा, आप खुद बताओ, सबसे ज़्यादा इसमें कौन करता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन करता है, CO2। सबसे पहले तो देखो CO2 करता है, इसका मतलब हम जो देख रहे हैं ये गलत है, मतलब फोर्थ सबसे कम नहीं करता है। ठीक है, इसमें इससे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसका मतलब या तो CFC सबसे कम करेगा या ओजोन सबसे कम करेगा, मीथेन तो करेगा नहीं। ठीक है, मीथेन तो करेगा नहीं, तो फर्स्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, मीथेन तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में करेगा, तो यही रह गया आंसर बी। ठीक है, ये तुक्का लगाने का तरीका देखो, मेरे को मैं मानती हूँ कि मेरे को केवल ये पता था CO2 सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है भाई, मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, CO2 सबसे ज़्यादा करता है, तो अब सबसे कम कौन सा करता मिलेगा, मीथेन का अमाउंट तो कुछ ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा ही करेगा, तो 1 तो सबसे कम नहीं करेगा। ठीक है, 1 तो सबसे कम नहीं करेगा, तो ये इसलिए मैंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट काट दी, और ये वैसे ही कट गई थी, तो मेरे को एलिमिनेशन मेथड से बस मैंने ये कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया बी। ठीक है, ऐसे ही आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में क्या चीज़ सही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी है। सबसे पहले है कि दे प्रोवाइड पॉइंट एंड एरिया डिफेंस फॉर ग्राउंड एसेट्स अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ
थ्रेट्स इंक्लूडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवीज एंड इवन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये पॉइंट एंड एरिया डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ये जो भी ये चीज़ दे रखी है सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है, इंडिया हैज़ रिसेंटली इंड्यूस्ड द फर्स्ट फायरिंग यूनिट ऑफ MRSAM डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एट बारमेर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन इन राजस्थान। तो याद रखना, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभी रिसेंटली इंडिया ने खुद बनाई है, इंडिया ने खुद बनाई है MRSAM, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर DRDO ने ये बनाई है, ना कि हमने इजराइल से लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। इसके अलावा 2008 में एक PYQ भी आया था, ठीक है। 2001 में एक चीज़ आई थी कि हमने एक जो बराक जो मिसाइल है, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस है, वो कहाँ से लिया, तो याद रखना वो हमने कहाँ से लिया था, इजराइल से लिया था। बस ये चीज़ देखना है, हमने बराक जो एंटी मिसाइल सिस्टम था वो कहाँ से लिया था, वो इजराइल से लिया था। 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हमने कौन सी मिसाइल कहाँ से ली है, ठीक है। तो ये मेनली इंडिया की, ये इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर DRDO ने इसको डेवलप किया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। Recently, emergency landing field was launched by Defense Minister and Ministry of Road Transport and Highway. Emergency landing field अभी रिसेंटली लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्टर ने और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। तो हमें उसके बारे में बताना है कि वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो याद रखना वो कहाँ पे, बाड़मेर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, बाड़मेर में वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ पे हाईवे यूज़ किया जाएगा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। भारतमाला परियोजना के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले बोल रखे कि ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, ठीक है। ये क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, जिसमें अनफिनिश्ड जो पार्ट्स हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो इंक्लूड किए जाएंगे। बिल्कुल स्टेटमेंट है। सेकंड है, ये किस पे फोकस करेगा, बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स पे, बिल्कुल। थर्ड है, इट इज़ नो बजटरी सपोर्ट। देखो अब एक बात बताओ, भारतमाला परियोजना है, गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो बजट में से कुछ सपोर्ट तो देंगे ही ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता, बजटरी सपोर्ट इसमें गवर्नमेंट देगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी है करंट अफेयर में। विद्यांजलि इनिशिएटिव, देखो विद्यांजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गलत स्टेटमेंट बतानी है सबसे पहले, तो बोल रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको स्टार्ट किया है। और दूसरा, जिस स्कूल को स्ट्रेंथन करना है थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। सेकंड है, नोट करेक्ट बतानी, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है ताकि स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, किससे, कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से। मतलब अगर कोई भी स्कूल में है, कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा पर्सन है, कोई डॉक्टर बन जाता है, जाके स्कूल में पढ़ाना शुरू कर सकता है, कि मोटिवेशन देना शुरू कर सकता है। इससे क्या होगा, स्कूल की स्ट्रेंथनिंग होगी और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, ओनली द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सारे, मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी इसके लिए वो है, मतलब एलिजिबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमें रॉन्ग ही बतानी है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। विद्यांजलि योजना कोई भी जाके पढ़ा के आ जाओ। और कब स्टार्ट की गई थी, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्या स्टेटमेंट सही नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। सबसे पहले है कि इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसको जो था वो लॉन्च किया था, ठीक है। मैं देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसको मतलब जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। सेकेंड इसमें बोल रखा है कि इट ब्रॉडली कवर्स 4 कैटेगरीज एंड 7 सब्जेक्ट्स अंडर इट्स एम्बिट। बिल्कुल ये 4 कैटेगरीज 7 सब्जेक्ट्स को इसमें कवर करता है। 7 सब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि हो गया मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, लॉ या लॉ, आर्किटेक्चर, फिर आप बात कर सकते हो मेडिकल, डेंटल, ये सारे मतलब ये 7 सब्जेक्ट्स में इसमें कवर किए जाते हैं। थर्ड है, इन 2021 ने IIT दिल्ली टॉप किया है, या बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 2020 में कौन टॉप किया है, IIT मद्रास। कौन सी टॉप की है, IIT मद्रास टॉप की है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, मतलब क्या है, करेक्ट है। तो हमें तो नोट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो थर्ड नोट करेक्ट है। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें थर्ड नोट करेक्ट है, तो बस आप ये देख लो यहाँ पे थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है, और फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेक्ट है,
ठीक है। तो या तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो कि ये क्वेश्चन लिख लो कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऑप्शंस रॉन्ग दे रखे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसके स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 88 पे। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट विद द फर्स्ट यूरोपियन नेशन के साथ हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, किस पे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स। वो कौन सी कंट्री है, याद रखना वो कौन सी कंट्री है, पुर्तगाल। कौन सी कंट्री है, पुर्तगाल के साथ हमने साइन किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में पहली बार जंपिंग स्पाइडर की स्पीसीज देखने को मिली है। सब ये बोल रखे हैं कि वो वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिली है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, ठीक है। कहाँ पे, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, बिल्कुल ये वहीं पे हमें देखने को मिली है। सेकंड है, प्रीवियसली ये स्पीसीज जो थी वो वियतनाम और चाइना में ही देखी गई थी, बिल्कुल ये उस टाइम पे वियतनाम और चाइना में ही देखी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं। देखो ये जो जंपिंग स्पाइडर ना, इसकी कुछ स्पीसीज तो हमारी जो है वो असम में भी मिली है, ठीक है। कहाँ पे मिली है, ये तो महाराष्ट्र की कुछ स्पीसीज जो है वो हमारी असम में भी मिली है। एक तो जैसे कि जिसका नाम है, एक तो आप बोल सकते हो डेक्सीपस क्लीनी, ठीक है। एक आप मान सकते हो एक है ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर और ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर, ठीक है। तो ये असम में मिली है मेनली, और उसके बाद और भी बहुत सारी मिली हैं भाई, कि मतलब जो महाराष्ट्र में मिली हैं। एक का नाम है ईशियस तुकारामी, ठीक है, तुकारामी, ठीक है। कसाब को जिसने पकड़ा था वो उनके नाम पे जिसका नाम रखा गया, ये भी एक जंपिंग स्पाइडर का ही नाम है। उसके अलावा एक और मिली थी जिसका नाम था फिनटेला चोल, कई सारी मिली है, ठीक है। मतलब ये जंपिंग स्पाइडर कई सारी मिल चुकी हैं। तो रिसेंटली भी ये बोले कि रिसेंटली फर्स्ट टाइम मिली है, तो यस ये महाराष्ट्र में मिली है, और भी बहुत सारी स्पीसीज कई जगह पे मिली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 90 पे। ये C295 MW क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये C295 MW क्या है, याद रखना ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो स्पेन से इंडियन एयरफोर्स ले रही है, ठीक है, स्पेन से ले रही है। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट कैरियर है, क्या ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स से ले रही है। ये किसको रिप्लेस करेगा, जो एवरो है, एवरो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के, एवरो एयरक्राफ्ट, उनको ये रिप्लेस करेगा। कौन सा, C295 MW, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा अपने काइंड का जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगी इंडियन, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे बाय प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 इसका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि इसमें से तो कोई भी नहीं है ये। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 91 पे। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में, फेज 2 के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले है कि इट विल फोकस ऑन ओपन डिफिसिकेशन फ्री स्ट्रेटजी फ्रॉम ऑल रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनरेगा एंड जल जीवन मिशन। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये मनरेगा और जल जीवन मिशन कोई कंपोनेंट को तो ऐड करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन इसमें मेन है ODF प्लस पे मेन चीज़ ध्यान दिया जाएगा। ODF प्लस में मेनली क्या है, इसमें है कि मतलब जो फेज 1 में हमने किया है उस पर ध्यान देना है, साथ में सॉलिड और लिक्विड और जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है रूरल एरियाज में उस पर ध्यान देना है। किस पे, सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे मेनली ध्यान देना है। तो ये ओपन डिफेकेशन पहले वाले में था, तो ये स्टेटमेंट ये नहीं है, मेनली इसका ये फोकस है, सेकंड फेज का फोकस है कि सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक मैनेजमेंट पे ध्यान देगा। सेकंड है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए वो 2 लाख पर कॉम्प्लेक्स फिक्स की गई है। तो याद रखना वो कितनी फिक्स की गई है, अभी इंक्रीज कर दी गई है, वो 3 लाख पर कॉम्प्लेक्स फिक्स की गई है। फिर बोल रखा है कि इन सेकंड फेज पर हाउस होल्ड इंसेंटिव जो वो 20,000 इंक्रीज कर दिया गया 12,000 से। तो याद रखना सेकंड फेज में भी सेम ही है, पहले 12,000 था, अब भी जो वो है वो इंक्रीज नहीं किया गया, वो 12,000 ही रखा गया है, जो भी इंसेंटिव्स हैं वो टॉयलेट बनाने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ राइट टू सिट फॉर द सर्टेन कैटेगरी ऑफ राइट टू सिट। ऐसी पहली कौन सी स्टेट है जहाँ पे राइट टू सिट जो है वो एक राइट बन गया है, कहाँ, कौन सी स्टेट है, याद रखना कौन सी ऐसी स्टेट होगी, केरला।
कौन सी स्टेट ऐसी? केरला है जहाँ पे ये लॉ बन गया। अभी तमिलनाडु भी इस टाइप का कानून लेके आई है, लेकिन वहाँ पे अभी एक्ट नहीं बना है, तो मेनली केरला में ये ऐसा कानून बना हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। हमें बताना ओसी इंडेक्स के बारे में, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। इट इज़ एनुअल नेवल एक्सरसाइज। सबसे पहले तो ये एनुअल नेवल एक्सरसाइज है जो कि मेनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इंटर ऑपरेबिलिटी और गेनिंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर, दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो करने के लिए मेनली होती है। तो याद रखना, ये देखो ये एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, याद रखना ये एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, क्या बाई एनुअल है, 2 साल में एक बार होती है, बाइनियल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी एक स्टेटमेंट के कारण, और सारी चीज़ें सही हैं लेकिन ये बाइनियल है। सेकंड है एक्सरसाइज जो 2009 में स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में मेनली स्टार्ट हुई थी, कमेंस हुई थी, ठीक है। अभी 2021 में इसका कौन सा एडिशन हुआ? 4th एडिशन हुआ है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके अलावा बात करें क्या हमारे, देखो ये तो नेवी का हो गया ओसी इंडेक्स। क्या हमारी आर्मी भी कोई इसके साथ बिल्कुल वो करती है, ऑपरेशन बिल्कुल करती है? कौन सा है? एक तो है एक्स ओस्ट्रा हिंद। क्या है? एक एक्स ओस्ट्रा हिंद, ये एक टाइप की एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के साथ की जाती है। क्या एयरफोर्स के साथ भी कोई एक्सरसाइज की जाती है? यस की जाती है, उसको बोलते हैं एक्स पिच ब्लैक। क्या बोलते हैं उसको? एक्स पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज की जाती है। तो ये 2 एक्सरसाइज की जाती है हमारी ऑस्ट्रेलिया की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 94 पे। पोलन कैलेंडर कौन सी सिटी ने लॉन्च किया? सबसे पहले तो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया। याद रखना पोलन कैलेंडर की, कब पोलन सबसे ज़्यादा आते हैं, आपको कब एलर्जी हो सकती है, कब आपको मास्क पहनना चाहिए, कब आपको अंदर रहना चाहिए, कुछ ऐसे टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। इंस्पायरेशन 4 मिशन किसके लिए है? उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंस्पायरेशन 4 मिशन सबसे पहले वो लिखा है कि ऑल सिविलियन मिशन है, बिल्कुल। नॉन गवर्नमेंट स्पेस फ्लाइट है, बिल्कुल। जो मेनली ब्लू ओरिजिन, बिल्कुल ब्लू ओरिजिन ये नहीं ले जा रहा है, मेनली इसको कौन ले जा रहा है? स्पेस एक्स ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है इसको? स्पेस एक्स ले जा रहा है। का मतलब इलोन मस्क। टू सेंड 4 इंडिविजुअल को भेजा गया इनटू स्पेस फॉर स्पेस टूरिज्म, बिल्कुल भेजा भी गया इसमें। सेकंड है द स्पेस फ्लाइट इज मेंट टू रीच बियॉन्ड द ऑर्बिट्स ऑफ बोथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप, बिल्कुल ये स्पेस फ्लाइट जो है इन दोनों से बियॉन्ड जाने वाली थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 408 किलोमीटर दूर, और जो हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये 474 किलोमीटर दूर, और ये कहाँ कितने किलोमीटर पे जाने जाती? 575 किलोमीटर पे जाने वाली थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये 3 दिन के लिए गए और फिर वापस भी आ गए, ठीक है। 2021 में ये थी 2-3 दिन की फ्लाइट थी, 3 दिन की थी, ठीक है, और वो वापस भी आ गए हैं वहाँ से, ठीक है। और मेनली फिर ये कहाँ पे आने थे वापस? स्प्लैश डाउन कहाँ पे करने थे? अटलांटिक ओशन में। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया बी। मतलब बी क्या बोल रही हूँ मैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। ब्लू स्ट्रैगलर्स क्या है? आसमान में जो सबसे ब्लू तारे आपको दिखाई देते हैं उसी को बोलते हैं क्या? ब्लू स्ट्रैगलर्स। स्टार्स ऑन द ओपन और ग्लोबुलर क्लस्टर दैट स्टैंड आउट एज बिगर एंड ब्लूअर देन द रेस्ट ऑफ स्टार्स, उसको बोलते हैं ब्लू स्ट्रैगलर, बस और कुछ नहीं है। आंसर हो गया सी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। कौन सी फ्यूल जो है वो एल्गी से बनाई जा सकती है? आप बताओ। बायोडीजल, ब्यूटेनॉल, गैसोलीन, मीथेन, जेट फ्यूल, वेजिटेबल ऑयल्स, हर चीज़ बनाई जा सकती है, ठीक है। क्या चीज़ बनाई जा सकती है? कैन बी में तो भाई साइंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करनी है। इसके बारे में वैसे हम बात कर भी चुके हैं पहले, ठीक है। इसके में सबसे पहले है इट एम्स एट मॉनिटरिंग मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल ये करती है। सेकंड है गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके चेयरपर्सन होते हैं, बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी हो कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये। कौन सी होती है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अपेक्स बॉडी है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर अपेक्स बॉडी है। उसके अलावा और इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, उसके बाद पीएफआरडीए हो गया, उसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं, यस आईआर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सब के मेंबर भी आते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी भी आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी भी आते हैं। 2008 में कुछ मेंबर्स को और ऐड कर दिया गया कि इसमें और भी मेंबर आएंगे। कौन कौन से? वो 2018 में जो मेंबर ऐड किए गए वो किए गए, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी इसमें आएंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री सेक्रेटरी आएंगे किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। उसके बाद एक तो ये IBBI के भी मतलब वो आएंगे, इसमें मेंबर्स बनेंगे, और एक रिवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है, एक रिवेन्यू सेक्रेटरी। तो ये और मेंबर 2018 में ऐड किया गया है कि ये भी इसमें बैठेंगे, किसमें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब हम और देख लेते हैं क्या है, तो थर्ड देख लेते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाई एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010। ये 2010 में जो था ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट की गई थी, बिल्कुल ये क्रिएट की गई थी 2018 में। फिर हमें दे रखा है कि क्या सबसे उर्जित प्लेट बोल रही हूँ, उर्जित पटेल कमेटी ने इनको रिकमेंड किया, बिल्कुल भी नहीं। इनको कौन सी कमेटी ने, रघुराम राजन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। किसने, रघुराम राजन ने इनको रिकमेंड किया था। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है। एक FSDC की सब कमेटी होती है, FSDC की एक सब कमेटी होती है, उसको हेड करते हैं कौन, RBI के गवर्नर। याद रखना, उसको हेड करते हैं RBI के गवर्नर। लेकिन FSDC को कौन हेड करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोलता है। सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, आपने एक ऐसे बना होगा, सी डॉट के नाम से कुछ देखा होगा, तो ये वही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। बोल लेके 1984 में डेवलप किया गया, बिल्कुल किया गया है, ठीक है, बिल्कुल ये डेवलप किया गया है। सेकंड है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर पब्लिक फंडेड रिसर्च करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है। लेकिन ये कौन सी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी है ये, ऑटोनोमस बॉडी है। और मेनली एक टाइप की सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, ये एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। अभी मैंने बताया एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। इट इज हेल्ड एज प्रोजेनेटर ऑफ इंडिजिनस 5GI टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। याद रखना 5GI टेक्नोलॉजी जो है मेनली के प्रोजेनेटर कौन है, IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक तो IIT मद्रास होगी और एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। और एक है IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इन सब के ये प्रोजेनेटर हैं किसके, 5GI टेक्नोलॉजी के, ना कि सी डॉट। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो सारी इसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कॉमन प्रॉपर्टी ड्राइव के बारे में हमें बताना है, कॉमन प्रॉपर्टी ड्राइव के बारे में हमें बताना है, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी ड्राइव ये किसकी है, तो याद रखना ये क्या है, एक प्लान है टू नैरो डाउन इनकम इनइक्वालिटी करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। कहाँ पे है ये, चाइना में ये एक प्लान बनाया गया है, कॉमन प्रॉपर्टी ड्राइव इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए एक प्लान है, कॉमन प्रॉपर्टी ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 100 इसका आंसर हो जाता है बी। तो इसी नोट पे हमारे जो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर और सितंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और थोड़ी सी मेहनत को अप्रिशिएट कर दिया करो, क्योंकि इतनी गर्मी में बैठ के वीडियोस बनाना इज़ लाइक सिटिंग इन हेल फॉर 1 or 2 hours, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं जाता है एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।